Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series on Science and Technology where we will discuss matters related to India's defense. Now आज के लेक्चर में हम डिफेंस पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कुछ इंट्रोडक्शन करी थी और हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छे से करा था, राइट? आज हम डिफरेंट एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स करेंगे. जैसे नेवी के पास होती हैं सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरफोर्स के पास होते हैं फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, राइट? तो आज डिफेंस पार्ट 2 में हम ये सब कवर करेंगे. क्लियर? डिफेंस पार्ट 2. ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी. नाउ सबमरीन्स होती क्या है आपको पता ही होगा. सबमरीन्स जैसे हिंदी में जिन्हें पनडुब्बी कहते हैं, ये अंडर वाटर फ्लोट कर सकती हैं. फ्लोट राइट वर्ड नहीं होगा, पर अंडर वाटर ट्रैवल कर सकती हैं. देखो जो शिप्स वगैरह होती हैं वो तो ठीक है पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, पर ये अंडर वाटर मनूवर कर सकती हैं. इसीलिए इन्हें यूज किया जाता है क्योंकि अंडर वाटर जब ये मनूवर करती हैं तो कई लोगों के लिए, कई डिफेंस फोर्सेस के लिए ये अनडिटेक्टेड निकल जाती हैं. मान लो यूएसए की फोर्सेस को बे ऑफ बंगाल में कुछ करना है तो वो वाया सबमरीन्स आ जाएंगे, इंडियन अथॉरिटीज को शायद पता भी ना चले. दो अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है कि आप अंडर वाटर डिटेक्ट भी कर सकते हो, पर फिर भी सबमरीन्स आई इसलिए थी ताकि वो अनडिटेक्टेड पूरे ओशन में मनूवर कर सके, राइट? तो सबमरीन्स हमारी इंडियन नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ऑलराइट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबमरीन सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए नहीं यूज की जाती, सबमरीन सिविलियन यूज के लिए भी यूज की जाती है. चलो फिर भी देखते हैं क्या मिलिट्री यूज होता है सबमरीन्स का, क्या यूज होता है सिविलियन यूज क्या होता है, राइट? वो सारी चीजें देखेंगे. पहले ब्रीफ में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. A submarine is a watercraft capable of independent operations underwater. इसकी खास बात ही यही है कि ये अंडर ट्रैवल करता है. क्लियर? सबमरीन्स वर वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. उससे पहले सबमरीन्स यूज नहीं हुई थी. सबमरीन्स का आविष्कार ही या सबमरीन्स की सबसे ज्यादा यूजेज वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी. और वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी आपकी? 1914 से लेके 1918 तक. एंड सिंस देन दे हैव बीन यूज्ड इन ऑल वॉर्स. ठीक है, सिंस देन ये सारी वर्ल्ड की जितनी भी नेवीज है सबके पास है. अच्छा, अब मिलिट्री यूजेस ऑफ सबमरीन को देख लेते हैं कि सबमरीन के मिलिट्री यूजेस क्या है. नंबर 1, अटैकिंग एनिमी सरफेस शिप्स एंड अदर सबमरीन्स. वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता है सबमरीन्स किस लिए यूज की जाती थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में आपके पास ना टेक्नोलॉजी नहीं आई थी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने की. तो आपकी या एनिमी की किसी की भी शिप जा रही है, आप अंडर वाटर चुपके जाते जा रहे हो, ठीक है? और सबमरीन्स ना मिसाइल लॉन्च करते हैं जिसे हम कहते हैं टॉर्पीडो. वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत यूज करते थे, जर्मन्स बहुत ज्यादा यूज करते थे कि इंग्लैंड की शिप्स वगैरह जा रही हैं, अमेरिका की शिप्स जा रही हैं और उन्हें पता नहीं है नीचे कहीं से सबमरीन जा रही है. ठीक है, सबमरीन ने वो शिप डिटेक्ट कर लिया और सबमरीन ने ना एक मिसाइल सी फेंकनी है, मिसाइल लाइक एक चीज फेंकनी है, बॉम्ब फेंकना है, उसे हम टॉर्पीडो कहते हैं. वो टॉर्पीडो जाके हिट कर जाएगा शिप को और शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो सबमरीन्स आर जनरली यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग अदर बैटलशिप्स, अदर मर्चेंट शिप्स या अदर सबमरीन्स आल्सो. सबमरीन टू सबमरीन वॉरफेयर भी हो सकता है, तो वॉरफेयर में यूज होते हैं. देन एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोटेक्शन. नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर एयरक्राफ्ट कैरियर का ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं. एयरक्राफ्ट कैरियर जो शिप होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि उस पे एयरक्राफ्ट आप लैंड करवा सकते हो और टेक ऑफ करवा सकते हो. बहुत बड़ी शिप होती है, राइट? तो वो किसी भी कंट्री की नेवी की ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्वीन शिप होती है वो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शिप होती है. ना कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा होगा ना तो उसको जैसे ना वो कर रहे होंगे, असिस्ट कर रही होंगी या उसको साथ दे रही होंगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे सबमरीन्स होंगी कि कहीं सामने एनिमी आ जाए जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय करने पे लग जाए तो सबमरीन्स अटैक करेंगी उस पे. तो इसको ना एस्कॉर्ट करने के लिए, जैसे वीआईपी जाते हैं तो बॉडीगार्ड चल रहे होते हैं, वैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है तो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए सबमरीन्स भेजी जाती हैं. देन ब्लॉकेड रनिंग. ब्लॉकेड क्या होता है ना? कल को मान लो हम ना गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है और ईरान की नेवी पे भी लगा देता है कि ईरान की नेवी
मूव नहीं कर सकती। तो वो ना जो पर्शियन गल्फ है, जो ओशन है, वहां ब्लॉकेड लगा देंगे कि ईरान की मूवमेंट आपने रोकनी है। वॉर के टाइम पे भी आप ब्लॉकेड लगा लेते हो कि ईरान के शिप्स एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, तो ईरान के अराउंड आप ब्लॉकेड कर दोगे। कोई भी शिप आएगा, सबमरीन्स उसे अटैक कर देंगी। तो सबमरीन्स ब्लॉकेड के लिए भी यूज होती हैं। देन बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल सबमरीन से लॉन्च हो सकती हैं। आपको पता है आपकी जो कंट्री है, आपकी कंट्री, हमारी कंट्री न्यूक्लियरली आर्म्ड है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब आपको पता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया और लैंड पे हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा, हम उन पे वापस अटैक कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए आपकी कंट्री ने, इंडिया ने बहुत सारी सबमरीन्स भी रखी हुई हैं जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि कल को लैंड पे अटैक हो जाए तो आप सबमरीन से उसकी कंट्री पे अटैक कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन से। तो सबमरीन से आप न्यूक्लियर वेपन्स भी, न्यूक्लियर स्ट्राइक फोर्स का भी पार्ट है आपके। नेक्स्ट, कन्वेंशनल लैंड अटैक एंड कोवर्ट इंसर्शन ऑफ स्पेशल फोर्सेस। हाँ, किसी जगह पे आपने स्पेशल फोर्सेस भेजनी है, हिडन भेजना है, कुछ ऐसे मिशन के लिए आपने कुछ स्पेशल फोर्सेस को भेजना है और यह कोशिश करनी है कि इन स्पेशल फोर्सेस का पता ना चले। जैसे मान लो किसी कोस्ट लाइन के पास जो कंट्री है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो वहां की अथॉरिटीज को पता नहीं होना चाहिए कि इंडिया की आर्मी आ रही है, तो आप सबमरीन के थ्रू स्पेशल फोर्सेस को इंसर्ट कर देते हो, तो कोवर्ट ऑपरेशंस भी कर देते हो। तो ये मिलिट्री यूजेस हैं सबमरीन के। पर सबमरीन वैसे सिर्फ मिलिट्री में नहीं यूज होती, सिविलियन पर्पसेस भी हैं। सिविलियन पर्पसेस क्या होंगे? डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। जो डीप सी बेड है वहां पे कई मेटालिक मिनरल्स मिल सकते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको सबमरीन चाहिए। डीप सी एक्सप्लोरेशन या डीप सी साइंस के लिए, ओशन साइंसेस के लिए आपको सबमरीन चाहिए होती है। देन अंडर सी फैसिलिटी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। आपने सी के अंदर कोई फैसिलिटी बनाई हुई है, कुछ ऐसे बेस बनाया हुआ है, उसकी इंस्पेक्शन, उसकी मेंटेनेंस सबमरीन के थ्रू ही जाओगे। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। अगर कोई जहाज, मान लो जैसे होता कई बार हमने सुना है ना कि एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और सी में डूब गया, तो उसमें जो सामान है या कोई लोग अगर फंसे हैं तो अंडर वाटर वाया सबमरीन आप निकाल लेते हो, राइट। अंडर सी केबल रिपेयर। अब अंडर सी बहुत सारी केबल्स बिछी हुई हैं जिनके थ्रू आपका इंटरनेट बना हुआ है, राइट। यूएसए में क्या हो रहा है आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज देयर इज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, वो अंडर सी केबल्स के थ्रू है, तो वो भी आप सबमरीन के थ्रू, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही सबमरीन के थ्रू हो सकता है। शिप तो ड्राउन नहीं कर सकती, सबमरीन में आप जा सकते हो। प्लस सबमरीन्स आर आल्सो यूज्ड इन टूरिज्म। आजकल अंडर सी दिखाने के लिए लोगों को सबमरीन के थ्रू टूरिज्म भी करवाते हैं, और अंडर सी आर्कियोलॉजी के लिए भी यूज होता है। आर्कियोलॉजी मतलब पुराने एंशिएंट रिमेन्स को आप एनालाइज करते हो कि इस टाइम पे क्या था। सुनते नहीं है पेलियोलिथिक एरा, मीजोलिथिक एरा, राइट, उसके लिए भी यूज होता है। क्लियर? सो सबमरीन्स, अब सबमरीन्स के ये हमने यूजेस कर लिए, ठीक है। ये तो मिलिट्री यूजेस हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमने सिविलियन यूज भी कर लिए। अब हम एक तरह से देखते हैं कि सबमरीन्स चलती किस पे हैं। पहली बात, सबमरीन डूबती कैसे हैं, राइट। अंडर वाटर ट्रैवल कैसे करती हैं, और अंडर वाटर अगर ट्रैवल कर रही हैं सबमरीन्स तो अंडर वाटर मैनूवर कैसे कर रही हैं, इधर से उधर कैसे जा रही हैं, और कितनी डेप्थ पे जा रही हैं, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, ये सारी चीजें किसके थ्रू करते हैं? दो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं। एक तो हम कहते हैं डाइविंग प्लेन्स। यहां आप देख सकते हो ये डाइविंग प्लेन्स हैं। जैसे एयरक्राफ्ट पे एक वो प्लेन्स नहीं, वो फिन्स नहीं बने होते एयरक्राफ्ट के, ऐसे साइड्स बनी हुई हैं, राइट, उसके थ्रू आप मैनूवर कर सकते हो। वैसे ही सबमरीन वाटर के अंदर एक एयरक्राफ्ट है। जैसे जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो एयर के अंदर एरोप्लेन है। सबमरीन्स अंडर सी एरोप्लेन है। अंडर वाटर अगर आपको ऐसे ऐसे जाना है तो इनके थ्रू, डाइविंग प्लेन्स, ये फिन्स के थ्रू होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट, ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, डेप्थ में कैसे जाएंगे, ऊपर कैसे आ जाएंगे, उसके लिए सबमरीन्स में होते हैं बैलेस्ट टैंक्स। अब बैलेस्ट टैंक्स क्या होते हैं? यहां क्लियरली नहीं देखेगा, एक सेकेंड। बैलेस्ट टैंक्स क्या होंगे? हर सबमरीन के अंदर ना एक टैंक होता है बहुत बड़ा। उसको जब आप एयर से भर दोगे तो सबमरीन ऊपर आने लग जाएगी, उसको जब आप पानी से भर दोगे तो सबमरीन नीचे जाने लग जाएगी। बस ऐसा ही है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे चलता है, बॉयंसी पे चलता है। बॉयंसी क्या होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी बहुत कम है तो वो पानी पे फ्लोट करता जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो पानी में ड्राउन कर जाएगा।
ना जब आप इतने बड़े टैंक में एयर भर देते हो तो पूरी सबमरीन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो ऊपर आने लग जाता है। और जब आपको लगता है कि अब नीचे जाने का समय आ गया है, थोड़ा अंडर वाटर चलते हैं, तो आप उतनी क्वांटिटी में पानी ऐड करते रहते हो बैलेंस पूरे टैंक में। हवा का पोर्शन कम करते जाओगे, पानी का पोर्शन बढ़ाते जाओगे, तो वो उतना ही अंडर वाटर जाता जाएगा। क्लियर? तो बैलेंस टैंक और ये जो है आपके डाइविंग प्लेन्स, इनके थ्रू आप सबमरीन को मनूवर करते हो। क्लियर? नाउ जितनी भी मिलिट्री के लिए हमारे पास सबमरीन्स है ना, इंडियन नेवी के पास और दुनिया में जितनी भी नेवीज हैं उनके पास जितनी भी सबमरीन्स है ना, उनको ना हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। राइट? इंडियन नेवी हैज टू टाइप्स ऑफ सबमरीन्स। नाउ वो सबमरीन्स जिनको चलाने के लिए, जैसे हर गाड़ी का, हर एरोप्लेन को इंजन तो चाहिए, राइट, एनर्जी तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए जिसके थ्रू वो आगे बढ़ेंगी, राइट, प्रोपल्शन चाहिए, राइट। तो जितनी भी सबमरीन्स है ना वर्ल्ड में, उन्हें उनके प्रोपल्शन सिस्टम पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक होती हैं आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ये चलती हैं न्यूक्लियर फ्यूल से। आपकी सबमरीन के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगी तो आगे बढ़ेगी, राइट। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। और दूसरी सबमरीन्स हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ये जैसे डीजल इंजन होता है ना हमारी गाड़ियों में, प्लेन्स वगैरह में, राइट, के फ्यूल को बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे आगे बढ़ता है। तो ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, इन्हें हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बेटर होती हैं और ये न्यू इन्वेंशन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स शुरू से यूज होती आ रही है, ये डीजल इंजन ही यूज करती हैं बेसिकली, राइट। नाउ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स किसी कंट्री की नेवी के पास है तो उस कंट्री की नेवी ना ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपकी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ज्यादा है तो आपकी कंट्री ज्यादा एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। क्या एडवांटेजेस हैं, एक एक करके वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स ओवर कन्वेंशनल सबमरीन्स। नंबर 1, न्यूक्लियर प्रोपल्शन बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एयर frees up the submarine from the need to surface frequently as is the case with conventional submarines। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है जो भी इंजन होता है जो प्रोपल्शन करता है, चाहे जेट इंजन हो, गाड़ियां हो, स्कूटर हो, बाइक हो, ठीक है, ये सारे ना फ्यूल लेके जाते हैं, राइट, और इस फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल को जब बर्न करेंगे तभी एनर्जी निकलेगी और वो गाड़ी आगे बढ़ेगी, राइट। पर आपको पता है कि फ्यूल को बर्न करने के लिए ना आपको एयर चाहिए होती है। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। बिना एयर के आग नहीं लग सकती। आपको पता है वैक्यूम में आग नहीं लग सकती, आग लगेगी ही नहीं वैक्यूम में, क्योंकि आग लगने के लिए आपको हवा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, राइट। नाउ सबमरीन जो है वो तो अंडर वाटर है, वहां हवा का सोर्स क्या होगा? तो आप बहुत सारी गैस लेके चलते हो, ऑक्सीजन लेके चलते हो, गैस लेके चलते हो, ठीक है। जब तक आपके पास वो गैस है, एयर है आपके पास, आपका फ्यूल बर्न होता जाएगा। पर बीच बीच में गैस खत्म हो जाएगी, एयर खत्म हो जाएगी, एक पॉइंट से ज्यादा एयर थोड़ी लेके जा सकते हो अंडर वाटर, राइट। तो उसके लिए सबमरीन को एयर के लिए, ताकि उसका फ्यूल बर्न होता रहे, बार बार ऊपर आना पड़ता है। तो जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना, उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है एयर लेने के लिए। जैसे हम लोग अगर अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद हमें हवा चाहिए होगी, तो सांस लेने के लिए एक बार हम ऊपर आएंगे, फिर अंडर वाटर चले जाएंगे। जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं वो भी सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं, बिकॉज उनका फ्यूल, जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स को एनर्जी चाहिए तो हमारे पास जो फ्यूल है उसे बर्न करना पड़ता है ना। तो हमारा फ्यूल कहां से बर्न होता है? जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं, एनर्जी निकलती है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, कैलोरीज को बर्न करते हैं एनर्जी के लिए। वैसे ही सबमरीन को एनर्जी चाहिए तो उसे फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, उसके लिए उसे हवा चाहिए। तो ये जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, इन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, राइट, एयर के लिए। पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में ये जो फिनोमिना है यही खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स न्यूक्लियर एनर्जी से चलती हैं। इसमें न्यूक्लियर फिशन होगी, एनर्जी निकलेगी, आगे चलेगा। इसमें एयर का तो कोई रोल ही नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में एयर से फ्यूल बर्न नहीं होता, न्यूक्लियर फिशन से होता है,
राइट तो इसीलिए एयर का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। कोई से बार बार ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह, अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन आ सकते हो बिना ऊपर आए एक बार भी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। राइट तो ये एडवांटेज है, इसीलिए जिस कंट्री पे है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो एडवांस्ड है। बाय द वे इंडिया पे हैं, पर इंडिया पे ज्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स थोड़ी सी ही हैं। खैर एक और फायदा है, आपको पता है फ्यूल बर्न करने से जितनी एनर्जी निकलती है ना, उसके कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर फ्यूल को अगर आप फिशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू बर्निंग अ डीजल, है ना। तो इसीलिए ये चक्कर है, ये फायदा है न्यूक्लियर सबमरीन का कि मोर पावर जनरेटेड बाय न्यूक्लियर प्रोपल्शन allows the submarine to operate at high speeds for longer periods of time। ये ज्यादा तेज जाएगी, ज्यादा देर तक जाएगी, राइट तो इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है और ज्यादा देर तक, लॉन्ग डिस्टेंस, स्टैमिना भी बहुत होता है, स्पीड भी ज्यादा है, स्टैमिना भी ज्यादा है, और बार बार सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आना। प्लस लो रिफ्यूलिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर आपने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है तो आप एक सबमरीन में लिमिटेड कैपेसिटी है ना, तो इसीलिए आपको बार बार रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ती है। इसमें छोटे से न्यूक्लियर फ्यूल में इतनी एनर्जी होती है कि आप कैरी कर सकते हो, आपको बार बार रिफ्यूलिंग करनी ही नहीं है, राइट तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होना बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है आपकी नेवी के लिए। और इंडिया की नेवी ट्राई करती रहती है कि उसका जो सबमरीन्स का जो पूरा है, जितनी भी सबमरीन्स उसके पास हैं, उसमें न्यूक्लियर सबमरीन ज्यादा ऐड होते जाएं। क्लियर, मेक सेंस। तो ये हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ऑलराइट चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी सबमरीन्स हैं, क्योंकि इससे प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स कौन सी हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कई बारी दिखता नहीं है। या सो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हमारे पास कौन सी हैं। एक है, यहां आप टेबल देखना है, टेबल आपको मिल जाएगा, इस साइड पे उस सबमरीन की क्लास लिखी होगी। जितनी भी सबमरीन्स हैं उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। फिर उनकी टाइप लिखी होगी कि वो क्या कर सकते हैं। फिर बोट लिखा होगा कि कौन सी शिप है। अच्छा याद रखना, हम ना सबमरीन्स को बोट कहते हैं, सबमरीन्स को शिप्स नहीं कहते, ये याद रखना। शिप्स जनरली शिप्स के लिए यूज होती हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स जा रही होती हैं। हम ना जनरली वर्ड यूज करते हैं कि अगर हमने, वैसे तो हम सबमरीन कह देंगे काम खत्म है, पर अगर हमने वर्ड आगे डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना है तो हम ये नहीं बोलेंगे सबमरीन शिप है हमारे पास, सबमरीन बोट है हमारे पास, ये याद रखना। तो इस क्लास की कौन सी बोट्स हैं हमारे पास, कौन सी सबमरीन्स है, वो यहां लिखा होगा, और किस कंट्री से ली हैं हमने वो सबमरीन्स वो लिखा होगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमारे पास है सबमरीन चक्रा, जो अकूला 2 क्लास की है, ठीक है, ये एक अटैक सबमरीन है, ठीक है। अब SSN का मतलब क्या है, SS तो होता है सबमरीन, N मतलब न्यूक्लियर, और ये हम कर ही रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन, तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें SS का मतलब है सबमरीन और N मतलब न्यूक्लियर। अब इस क्लास की हमारे पास कौन सी सबमरीन है, INS चक्रा। और ये सबमरीन हमारे पास कहां से आई थी, और क्यों यहां पे अकूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो सबमरीन हमारे पास आई थी ना, ये पहले रशियन सबमरीन थी, रशिया यूज करता था, फिर रशिया ने हमें दे दी, राइट नाउ। रशिया जो सबमरीन यूज करता था वो अकूला 2 क्लास की यूज करता था। जब रशिया ने हमें सबमरीन दी तो हमने उसमें चेंजेस करे, कुछ एडिशंस करी, इंप्रूवमेंट्स करी, रेनोवेशन वगैरह करी, और हमने अपनी क्लास बना दी चक्रा, जिसका नाम रख दिया हमने INS चक्रा। नाउ ये SSN है, अटैक सबमरीन है, ये अटैक के लिए यूज की जाती है, साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, और न्यूक्लियरली पावर्ड है। नाउ दूसरी सबमरीन हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, अरिहंत क्लास की है, ये याद रखना। नाउ अरिहंत क्लास की जो हमारे पास सबमरीन है वो हमने किसी कंट्री से नहीं ली है, इंडिया ने खुद बनाई है, राइट। और अरिहंत क्लास की हमारे पास अभी एक ही सबमरीन है, INS अरिहंत। नाउ इसकी टाइप क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसमें लिखा होता है SSBN। नाउ ये जो SSBN है, अगेन फुल फॉर्म पता होना चाहिए। SS का मतलब है सबमरीन ही, B का मतलब है बैलिस्टिक, और N का मतलब है न्यूक्लियरली पावर्ड। नाउ ये जो अरिहंत क्लास की हमारे पास सबमरीन है, इसमें आप बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हो, इससे आप न्यूक्लियरली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हो, और ये न्यूक्लियर फ्यूल से तो चलती ही है, राइट। तो SSN से आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते थे, SSBN से कर सकते हो। और ये जो हम, इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया, यानी कि इंडिया ने खुद बनाई है। दिस इज एन इंडिजिनस सबमरीन, दिस वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया।
2012-13 में ही हमने इसे इंडक्ट करा है। खैर, ये तो होगी न्यूक्लियर सबमरीन। अब हम आ जाते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो हमारे पास कौन सी हैं। अब यहां क्लास है, यहां टाइप है, यहां बोट्स हैं और यहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, तो एक है हमारे पास शिशु कुमार क्लास। शिशु कुमार क्लास इज ऑल्सो एन अटैक सबमरीन। सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जितनी भी हैं ये अटैक ही लिखी है मैंने, तो टाइप पे नहीं जाएंगे। अब शिशु कुमार क्लास की कौन सी हमारे पास सबमरीन है? आईएनएस शिशु कुमार, आईएनएस शंकुश, आईएनएस शल्की, आईएनएस शंकुल। अच्छा, ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है शिशु कुमार क्लास की, ये हमारे पास कहां से आई? वेस्ट जर्मनी से। एक्चुअली ये जो डेवलप हुई है ना वेस्ट जर्मनी, उस जमाने में वेस्ट जर्मनी होता था, राइट, 1990 से पहले। तो वेस्ट जर्मनी और इंडिया की कोलैबोरेशन से ही बना है। देन हमारे पास है कलावरी क्लास, कलवारी क्लास। ठीक है, इसकी भी बोट्स कौन सी है? आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज। ये फ्रांस से हमें मिली थी। देन हमारे पास है सिंधु घोष क्लास। ना जो सिंधु घोष क्लास है इसमें भी आईएनएस, इसमें बहुत है हमारे पास। सबसे ज्यादा शिप्स या सबसे ज्यादा बोट सिंधु घोष क्लास की हैं। और सिंधु घोष क्लास में कौन सी है? आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु राज, सिंधु ध्वज, सिंधु केसरी। एक बात याद रखना, मैंने यहां पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, किसी भी सबमरीन के आगे ऐसे लिखा हो आईएनएस सिंधु समथिंग, जैसे यहां सिंधु घोष है, सिंधु राज है, आईएनएस सिंधु समथिंग कुछ लिखा है ना, तो वो सिंधु घोष क्लास की है। ये याद रखना बस। ठीक है, ये रशिया से हमें मिली है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये हो गया आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। बाय द वे, ये जो मैंने सबमरीन्स आपको कराई हैं, ये वो सबमरीन्स हैं जो इन सर्विस हैं, अभी इंडियन नेवी यूज कर रही है। इन सर्विस सबमरीन्स हैं ये। ठीक है, पर कुछ प्लान्ड सबमरीन्स भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, जो अभी प्लान है जिनका के आने वाले टाइम में हम कर देंगे। अरिहंत क्लास की ही एक और आप सबमरीन बना रहे हो जो एसएसबीएन ही होगी, जिसका नाम आपने रखा है आईएनएस आरीघाट, आईएनएस आरीघाट S3। और एक और सबमरीन बना रहे हो जिसका भी नाम नहीं रखा, उसे आप S4 से ही बुलाते हो। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ही है, ऑब्वियस सी बात है, अरिहंत क्लास जो है वो इंडिया ही बना रहा है, राइट। सो ये आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ये अरिहंत क्लास की दो आप और सबमरीन्स बना रहे हो। तो ये तो न्यूक्लियर सबमरीन आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है, जो कौन सी क्लास की है? कलवारी क्लास की है। और आप तीन बना रहे हो, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर, आईएनएस वगशेर। फ्रांस की है ना कलवारी क्लास, ये देखो हमने करा था, कलवारी क्लास फ्रांस से है, तो ये आप फ्रांस के साथ ही कोलैबोरेशन में बनवा रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ ना हमारे नेवी के सबमरीन के जो एसेट्स हैं वो खत्म होते हैं। पर नेवी के पास और बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत ज्यादा नेवी के लिए जरूरी हैं। ठीक है, वो एसेट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो किसी भी नेवी को लीडिंग पोजीशन दे देता है, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, ये इतना बड़ा जहाज होता है कि इसके पूरे डेक पे आप रनवे बना देते हो। आप एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हो, एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हो, वो कर सकते हो, लैंड करवा सकते हो। आपको पता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना, अगर किसी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, तो वो नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूएसए के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तभी यूएसए पूरे वर्ल्ड में अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भेज सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है। आप ये मान के चलो कि एक पूरा का पूरा शहर ही ट्रैवल कर रहा है, इतना बड़ा जहाज है। इतने सारे आप जहाज लेके चलते हो अटैक, इतने सारे आप हेलीकॉप्टर्स लेके चलते हो, इतने सारे लोग लेके चलते हो आप डेक पे, राइट। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं ना, ये आपकी नेवी की शान होता है। और आप किसी भी एरिया में अटैक कर सकते हो, वो पॉसिबल ही एयरक्राफ्ट कैरियर से है। आपको पता है इंडिया की हमने करा था ना डिफेंस पार्ट 1 में, कि इंडिया को आपने 6 कमांड्स में डिवाइड करा हुआ है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ये सारा, राइट। हमने तो अपने इंडिया के हिसाब से करा है। यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को कमांड में करा हुआ है, कि यूएसए की जो नेवी है उसकी होती है एक मिडल ईस्ट कमांड, पैसिफिक कमांड, पूरे वर्ल्ड में उनकी कमांड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। उन्हें कहीं भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को ना मान लो केनिया में अटैक करना है, या इंडिया को सऊदी अरेबिया में अटैक करना है, ठीक है, तो इंडिया की एयरफोर्स को भी सऊदी अरेबिया में अटैक करना होगा।
ना इंडिया को ना सऊदी अरेबिया के पास एक बेस चाहिए, एयरफोर्स का बेस चाहिए, क्योंकि इंडिया से जहाज जब तक सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे तब तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, जेट्स पहुंचेंगे, राइट। तो इंडिया को एक एयरफोर्स बेस चाहिए सऊदी अरेबिया के पास टू अटैक सऊदी अरेबिया। पर अगर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो सऊदी अरेबिया के पास जो कोस्ट है, कोस्ट के जस्ट दूर सी वाले एरिया में एयरक्राफ्ट कैरियर लैंड कर देंगे, वहां से जहाज चलाएंगे और सऊदी अरेबिया में अटैक करते रहेंगे। अमेरिका ऐसे ही करता है, इसीलिए अमेरिका की नेवी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवी है और इंडिया भी इंडियन ओशन में सबसे पावरफुल नेवी बनना चाहता है, इसीलिए इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिमांड करता रहता है। पर इसका मतलब यह नहीं है इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर इंडिया और एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहता है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में देख लेते हैं। An aircraft carrier is a warship that serves as a sea-going air base, कि पानी में ही आपका एक एयर बेस है, equipped with full-length flight deck, facilities for carrying, arming, deploying and recovering aircrafts. Typically, it is the capital ship, main ship है, तभी इसे escort करने के लिए, तभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबमरीन्स भी नीचे लेके चलते हो of the fleet, as it allows the naval force to project air power worldwide without depending on local bases for staging aircraft operations। यही मैंने बताया कि आपकी नेवी वर्ल्ड वाइड एयर पावर प्रोजेक्ट कर सकती है बिना स्ट्रेटेजिक एरियाज में बेसेस होने के होए बगैर। क्यों? क्योंकि आप एक एयरफोर्स बेस साथ लेके चल रहे हो, कहां जहां जाना है वहां रख दो, राइट। One of its greatest advantages is that by sailing in international waters, it does not interfere with any territorial sovereignty। हाँ, ये मैं पॉइंट बता देता हूं। यूएसए को मान लो इंडिया को सऊदी अरेबिया पे अटैक करना और इंडिया मान लो फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेता है कि फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व्ड है कि हम इतना फ्यूल लेके चलेंगे सऊदी अरेबिया तक, हमारे जहाज पहुंच जाएंगे। पर सऊदी अरेबिया तक जाते जाते आपको बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर से जाना पड़ेगा। आपको पता है अगर आप किसी कंट्री के ऊपर से जाते हो तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, इंडिया को परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इधर क्या होगा, इधर आपने अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सऊदी अरेबिया से थोड़ी दूर आपने इंटरनेशनल वाटर्स में एयरक्राफ्ट कैरियर रखा, वहां से जहाज चलाए, सीधा सऊदी अरेबिया में लैंड करवाए, लैंड क्या, बॉम्ब करवाए, राइट। तो ये बहुत फायदा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी डिफेंस फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं। अगर एक डिस्ट्रॉय हो जाए ना एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है उस कंट्री की डिफेंस फोर्सेस को, राइट। इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना और इन्हें हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारे पास ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईएनएस विक्रमादित्य। एक हम बना रहे हैं जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, तो दूसरा इंडक्ट हो जाएगा। एक पड़ा है एयरक्राफ्ट कैरियर, एक हम बना रहे हैं, ठीक है। पर आपको पता है इंडियन नेवी ने कहा है कि हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट है ये। आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, उन्होंने क्लियरली कहा हुआ था, बिपिन रावत जी, कि हमें और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए, बहुत खर्चा होता है। पर इंडियन नेवी ने फिर भी व्हाइट पेपर प्रेजेंट करा है कि नहीं, इंडियन ओशन में अगर हमें अपनी पावर प्रोजेक्ट करनी है, चाइना को रिपेल करना है, तो हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ठीक है, चलो तो एक एक करके इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखते हैं कौन से। सबसे एक तो इंपॉर्टेंट है आईएनएस विक्रमादित्य। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हुआ है जो हमने खुद बनाया है, हमने बाकी कंट्रीज से लिया ही है, राइट। पर अब जो हम आईएनएस विक्रांत बनाएंगे 2022-23 में शायद वो इंडक्ट हो जाएगा, वो इंडिजिनस होगा, हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। खैर, विक्रमादित्य हमने बाहर से लिया है। INS विक्रमादित्य is Indian Navy's largest short takeoff but assisted recovery aircraft carrier and warship converted from Russian Navy's decommissioned Admiral Gorshkov। रशियन नेवी का एडमिरल गोर्शकॉव था एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आपने ले लिया 2013 में और उसे INS विक्रमादित्य नाम देके आपने अपना बना लिया, राइट। नाउ ये जो वर्ड्स लिखे हैं कि ये टाइप लिखी है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये स्टोबार है, ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी। और एडमिरल गोर्शकॉव जो रशिया का था वो VTOL था। इनसे कंफ्यूज मत होना और इनको जानने की भी जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, पर मैं आपको फिर भी ब्रीफ में बता देता हूं। देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, उसमें इतना ज्यादा रनवे नहीं होता जितना जनरली एक जहाज को चाहिए होता है, राइट, है ना। जहाज को उड़ने के लिए रनवे लंबा चाहिए, पर एयरक्राफ्ट कैरियर पे आप इतना लंबे रनवे तो बना नहीं सकते। तो आपको ना कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, कुछ टेक्नोलॉजीज अपनानी पड़ती हैं असिस्टेड टेक ऑफ के लिए। उन्हीं टेक्नोलॉजीज का नाम है स्टोबार, एक है टेक्नोलॉजी का नाम कैटोबार,
कैटापोल्ट असिस्टेड जो आपका होता है टेक ऑफ होता है, शॉर्ट टेक ऑफ, स्टोबार, काटोबार, ये होते हैं कुछ टेक्नोलॉजी। इनके बारे में मतलब बस इतना ही ध्यान रखना कि ये ना छोटा रनवे है, तो एयरक्राफ्ट जेट जो है आपका एयरक्राफ्ट है वो इतने छोटे रनवे पे उड़ नहीं सकता, एकदम से टेक ऑफ नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको असिस्ट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो होंगी स्टोबार, कैटोबार, VTOL, ठीक है, और बस जानने की जरूरत नहीं है। खैर, The warship was extensively refurbished with new propulsion system, hull section, sensor, flight deck वगैरह। आपने एकदम इसे रिवैम्प कर दिया। 2013 में आप इसे ले आए थे और फिर आपने इसमें चेंजेस करे और INS विक्रमादित्य बना दिया इधर। The naval variant of the indigenous LCA तेजस फाइटर। अच्छा, ये जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिया ने ना अपना एयरक्राफ्ट भी बनाया, हम करेंगे तेजस नाम से। तो 2020 में आपने तेजस को, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ है, वो आपने INS विक्रमादित्य से उड़ा भी दिया, विच शोज के INS विक्रमादित्य से बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं। सुखोए, मिग, ये तो हमने उड़ाए हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाए हैं, तो INS विक्रमादित्य आपका ठीक है। बस 2020 में आपने अपना ही बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आपने इससे उड़ाया था। ये न्यूज में था इसलिए पता होना चाहिए। खैर, दूसरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है INS विक्रांत। और INS विक्रांत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि INS विक्रांत इंडिजिनसली डेवलप्ड है, हम खुद बनाएंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह सारी हमारी होगी, तो इसीलिए अभी इसके बारे में ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आया ही नहीं है ना। ये कमीशन होगा अराउंड 2022-23। अभी ये बन तो चुका है पर अभी ये फील्ड ट्रायल्स में है, ठीक है, सी ट्रायल्स में है, अभी से देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सी ट्रायल्स चल रहे हैं इसके, पर इसे कमीशन कर देंगे 2022-23 में, ठीक है। तो ये आपका इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए इसे IAC-1 भी कहते हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। बना कौन रहा है? कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड, कोची में। ये इंडिया का खुद का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अच्छा, जो नेम विक्रांत है उसका मतलब क्या होता है? स्टेपिंग बियॉन्ड। संस्कृत वर्ड है विक्रांत, इसका मतलब है स्टेपिंग बियॉन्ड, एक लाइन से आगे जाना। तो इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, इसीलिए ये नाम रखा है। अच्छा, क्योंकि अभी तक बना नहीं है और इंडिया का पहली वो है, क्या कहते हैं, पहली अचीवमेंट है, इंडिया का खुद का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए इसके बारे में कुछ इधर उधर की डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। जैसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का ना मोटो है एक, जयम समयुद्धि स्पर्धा, ठीक है, ये इसका मोटो है। इसका मतलब है, ये जो लाइन है ना, जयम समयुद्धि स्पर्धा, ये ऋग्वेद से उठाया, इसका मतलब है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये आपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का मोटो रखा हुआ है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, इसलिए इधर उधर की चीजें भी पूछ लेंगे आपसे। इसका मोटो क्या है? जयम समयुद्धि स्पर्धा, मतलब मैं उन्हें हरास दूंगा जो मुझसे पंगे लेंगे या जो मुझसे लड़ने की जरूरत करेंगे, ठीक है। आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। It is currently undergoing sea trials and is expected to be commissioned in 2023. ये उसकी पिक्चर है, उसके डेक की। क्लियर? चलो, ये तो हम हो गए हमारे एसेट्स इंडियन नेवी के। अब एयरफोर्स के भी देख लेते हैं, राइट? चलो, एयरक्राफ्ट्स विद इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं? कुछ इंडियन एयरफोर्स ने खुद डेवलप करे, जैसे तेजस, और कुछ जो फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि राफाल हमने फ्रांस से लिया, राइट? और इंडिया की लेगेसी है कि इंडिया सोवियत यूनियन, जो अब रशिया है, वहां से एयरक्राफ्ट्स इंपोर्ट करता रहता है। देखो, वर्ल्ड में ना सिर्फ 2 ही कंट्रीज ने ज्यादा अचीवमेंट करी है एयरक्राफ्ट्स बनाने की। वैसे तो फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, चाइना अब रिसेंटली हुआ है, वैसे चाइना नहीं था। ये जो बहुत सारी कंट्रीज अच्छे जेट फाइटर जेट्स बनाती हैं, पर 2 कंट्रीज की महारत है, एक तो है आपका USA और एक है आपका रशिया या सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इंडिया ना पहले USA का एनिमी होता था, इसीलिए इंडिया ज्यादातर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करता था रशिया से, सोवियत यूनियन से। तो इसीलिए इंडिया के पास आपको ज्यादातर जहाज ना वो मिलेंगे मिग सीरीज के, MiG-22, MiG-28, MiG-29, राइट, क्योंकि रशिया से आते थे। और पाकिस्तान USA का एलाय था, तो पाकिस्तान के पास आपको दिखते थे, अभी भी दिखते हैं, F-15, F-16, ये है ना, क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हम रशिया के ज्यादा क्लोज थे, हम मिग इंपोर्ट करते थे। पाकिस्तान USA के था, वो F सीरीज करता था, F-15, F-16 वगैरह। 2 इन्हीं कंट्रीज की महारत है। तो जो राफाल है वो तो फ्रेंच है,
राइट नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में कि इंडिया के पास कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स कह रहा हूं, फाइटर जेट्स के लिए कि इंडिया के पास कौन से फाइटर जेट्स हैं, उनको करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं जेट फाइटर्स के बारे में, जिसमें से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ना जो जेट फाइटर्स हैं जितने भी, उन्हें ना 5 जनरेशंस में वो बांटा हुआ है। जैसे है ना मोबाइल फोन्स को, या जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे 2G 3G 4G 5G ऐसे करा हुआ है, वैसे ही एयरक्राफ्ट भी ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसे जनरेशंस में बंटे हुए हैं। शुरुआती दौर में फर्स्ट जनरेशन सबसोनिक फाइटर जेट्स होते थे, ये मिड 1940s 50s में डेवलप हुए थे, इन्हें हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसोनिक स्पीड्स पे चलते थे। सबसोनिक स्पीड्स, अब पिछले लेक्चर के बाद आपको पता है साउंड की स्पीड से कम चलने वाले जहाजों को हम, या एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को हम कहेंगे सबसोनिक जेट्स, राइट। और साउंड की स्पीड कितनी होती है, करा है ना हमने लास्ट लेक्चर में, माक 1। तो मार्क 1 से कम ट्रैवल करने वाले फाइटर जेट्स थे, साउंड की स्पीड अभी तक अचीव नहीं करी थी। इसके एग्जांपल क्या थे, मिग 15, F-86, F यूएसए का है, मिग रशिया का है, ये बस याद रखना। F-86, मिग 15, मिग 17, ये आपके सबसोनिक फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स थे जो इंडिया ने भी लिए हैं। देन फिर आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी और अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई कि आप सुपरसोनिक स्पीड पे भी जेट उड़ा सकते हो, राइट। तो एक तो स्पीड और बहुत सारी चीजें कि रडार डाल दिया आपने, रडार है अब आपके एयरक्राफ्ट पे, आप डिटेक्ट कर सकते हो एनिमी ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सारे अपग्रेड, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बाद आपने निकाले सेकंड जनरेशन फाइटर जेट्स। जैसे इसके एग्जांपल है F5, F104, मिग 19 इसका एग्जांपल है, मिग 21 जो इंडिया के पास था वो सेकंड जनरेशन थे। फिर आए थर्ड जनरेशन, इसमें और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मिग 23, F4, मिराज 3। मिराज जो जहाज है, मिराज 2000 या मिराज 3, ये भी यूरोपियन कंपनी से ही आए हैं। क्लियर, आई गेस दीज आर फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। फिर भी कंट्री ऑफ ओरिजिन मैं एक बारी मतलब आई एम नॉट श्योर, पर मैं एक बारी कंफर्म करके आपको बता दूंगा मिराज कौन सी कंट्री से हैं मिराज के। खैर, फिर आए फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, ये मिग 29, सुखोए। नाउ मिग और सुखोए रशियन ओरिजिन के हैं। सुखोई एयरक्राफ्ट एकदम से बहुत ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो मैंने पिक्चर डाली है सुखोई की ही डाली है। ये रशिया और कुछ सुखोई जो जहाज है वो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाए हैं। कुछ सुखोई जहाज रशिया ने बनाया पर इंडिया इंपोर्ट करता रहा है। देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स का ही जहाज है, इंडिया का वो झंडा भी है, ऐसे इंडियन एयरफोर्स का वो भी है। सुखोई ऐसा दिखता है। तो सुखोई जो है वो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, सुखोई 27 जो है, ठीक है। तो ये इंडिया और रशिया दोनों के पास है, ठीक है। मिग 29 भी फोर्थ जनरेशन है। F-15, F-16 जो पाकिस्तान को दिए हैं यूएसए ने। देन जो आपका तेजस है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस बनाया, वो भी फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी और एडवांसमेंट करी और आप लेके आए 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, जैसे F-18 सुपर हॉर्नेट, ये यूएसए की कंपनी है। F-18 जो बनाया है वो आपका 4.5 जनरेशन है। देन ये जो रफाल हमने अभी इंपोर्ट करा है ये 4.5 जनरेशन है। और अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ गए, कुछ आ गए हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट है। जैसे कि यूएसए ने F-22 रैप्टर बना दिया था, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही सॉलिड एयरक्राफ्ट है। इसमें पता क्या है, इसमें रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल भी है कि आपके पास, मान लो मेरे पास ना मेरा फाइटर जेट है, उसमें रेडार है, मैं एनिमी जो फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, इनको डिटेक्ट कर लूंगा थ्रू रेडार। बट एनिमी का जो रेडार आएगा उसकी वेव्स को मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा, वो मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनके लिए मैं इनविजिबल हूं। ये F-22 रैप्टर में है। फिर सुखोई PAK FA, ये अभी इंडिया और रशिया डेवलप कर रहे हैं 5th जनरेशन सुखोई एयरक्राफ्ट। देन F-35 ये यूएसए डेवलप कर चुका है, उसके पास भी है। देन चाइना अपना खुद का 5th जनरेशन डेवलप कर रहा है, जिसका नाम उसने रखा है चेंगडू J-20। ये चाइना डेवलप कर रहा है 5th जनरेशन। तो याद रखना, कई बार कंफ्यूज होते हैं हम, रफाल को हम 5th जनरेशन कह देते हैं, रफाल 5th जनरेशन नहीं है, ठीक है, 4.5 जनरेशन है, ठीक है। चलो ये तो हमें पता लग गया। अब हम देखते हैं इंडिया के पास हैं कौन से। तो या इंडिया के पास कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट भी डिफरेंट होते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक तो डसॉल्ट एविएशन कंपनी, उसका रफाल है, फ्रांस के ओरिजिन का है। देन सुखोई Su-30 है,
ये रशिया से हमने लिया है। मिग 29 भी रशिया से है। HAL तेजस ये इंडिया ने खुद बनाया है। देन मिराज 2000, हाँ मैंने बोला था ना कंफर्म करूंगा, मिराज भी फ्रांस का ही है, स्वीडन का नहीं है। देन सेपकैट जैगुआर तो कंपनी भी जो गाड़ियां बनाती है वो भी तो यूके की है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो ये जहाज भी बनाते हैं सेपकैट जैगुआर, ये भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हमारे पास यूके से आया है। देन मिग 21 ये पुराने मिग है ना, मिग 21 देखो कहां था, सेकंड जनरेशन फाइटर जेट्स भी अभी तक हमने रखे हुए हैं जो हमने सोवियत यूनियन से उठाए थे। तभी कहते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स फ्लीट ना, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पुराने होते जा रहे हैं, तभी एयरफोर्स बार बार आवाज लगा रही है कि हमें अपग्रेड करने अपने जहाज, हमारे पास जहाजों की कमी है, हमारे कई जहाज पुराने हो चुके हैं, हम अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे, है ना। राफेल लेते टाइम भी एयरफोर्स ने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पुराने जहाज रह गए हैं इंडिया के पास। क्लियर। खैर ये तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, टोटल हमारे पास 640 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। कुछ एवैक्स होते हैं, ये एवैक्स क्या होते हैं, ये ना रेडार वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, ये एनिमी को ना डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। क्या है कि देखो अगर मान लो बहुत सारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं एक जगह को अटैक करने के लिए, तो वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स में कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए। बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑपरेशन लॉन्च करना है, मेरे बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं कहीं, तो उनमें कम्युनिकेशन हो, उसके लिए कंट्रोल टावर भी तो होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट भी तो होना चाहिए। मैं सारे ऑपरेशन का संचालन करूंगा। जो भी एक मान लो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, तो एक इंसान तो होता है ना पीछे कंप्यूटर पे बैठ के जो सारे सर्जिकल स्ट्राइक का जो हुई थी उसका संचालन कर रहा था। वैसे ही अगर बहुत सारे एयर फोर्स के जहाज अटैक कर रहे हैं कहीं, तो उनमें संचालन करने के लिए एक संचालक होना चाहिए, राइट। उसके लिए आपको चाहिए होते हैं एवैक जहाज। ये कम्युनिकेशन इक्विप्ड होते हैं, इन ये ना अलाउ करते हैं कि बाकी एयरक्राफ्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकें, रेडार वगैरह की कम्युनिकेशन देगा, राइट। तो ये संचालक ही होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास एक सोवियत यूनियन का है बिरीव A50 EMB 145, हमने ब्राजील से लिया है, ठीक है। DRDO डेवलप नेत्रा रेडार वगैरह। खैर रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट होते हैं कि आपने एक जगह से दूसरी जगह किसी को मतलब ट्रांसपोर्ट करना है। बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें आप सामान ट्रांसपोर्ट करवाते हो, फ्यूल कई बार ही ट्रांसपोर्ट करवाते हो, बहुत सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जब करनी थी हमें, तो हमें सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना था ना एक जगह से दूसरी जगह। वैसे भी रिकॉनेसांस के लिए यूज होते हैं, सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम है हमारे पास, बोइंग है यूएसए से आया, गल्फ स्ट्रीम इजराइल से आया, ठीक है। ये सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं कि आपको पता है ना, यूएसए और रशिया एक टाइम पे एनिमीज थे, अभी भी हैं। तो यूएसए और रशिया एक दूसरे पे स्पाई भी करते थे। जब सैटेलाइट नहीं आई थी ना, तो ये बहुत ऊंची हाइट पे एक दूसरे की टेरिटरी में ना जहाज भेज देते थे और फोटोज क्लिक करते थे, सर्वेलेंस करते थे। तो ये सर्वेलेंस जहाज हैं कि बहुत ऊंची हाइट पे, ये लड़ेंगे नहीं, ये कोई बॉम्ब वगैरह ना गन्स वगैरह नहीं फेंकेंगे, वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करेगा, ये सिर्फ सर्वेलेंस करेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये वो जहाज होते हैं जो एक EM वेव फेंकते हैं। EM वेव ऐसी फेंकेंगे कि एनिमी के रेडियोस जाम हो जाएंगे, रेडार जाम हो जाएंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के जहाज हैं। देन एयर रीफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया तो दूसरा जहाज आएगा, उसको फ्यूल दे जाएगा, राइट। उसके ये आपके पास है इल्यूशन, ये भी आपने रशिया से लिया था। बाकी ये ट्रांसपोर्ट करने के जहाज है, सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना है, कार्गो ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये बड़े बड़े जहाज हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, सारे वो दिया हुआ है। इल्यूशन पुराना है, बोइंग है, सुपर हरक्यूलिस C-130J, ये अभी आपने देखा होगा जितने भी पुराने जहाज हैं वो रशिया के हैं। नए जहाज हम यूएसए से ले रहे हैं क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं, राइट। तो ये हमने यूएसए से लिया है, एंटोनोव यूक्रेन से लिया है, डॉर्नियर जर्मनी से, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आप, क्लियर, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं एयरफोर्स के पास और जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स। नाउ हेलीकॉप्टर्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कौन सा हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के कौन सा हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास है, बस यही देखेंगे, और कौन सी कंट्री से आया है, ठीक है। और कौन से हेलीकॉप्टर्स हमने खुद डेवलप करे हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एयरक्राफ्ट इंडिया ने कौन सा खुद डेवलप करा हुआ है, वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए अचीवमेंट है ना कि इंडिया ने खुद डेवलप कर लिया, आज तक इंपोर्ट करते आए थे। और हेलीकॉप्टर इंडिया ने कौन से खुद बनाए हैं, राइट, उन पे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर कौन से, एक तो HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आपके पास
LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है आपके पास। देन आपने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया, बड़े स्टाइलिश से हेलीकॉप्टर है ये बोइंग का है, ये यूएसए से लिया आपने। देन मिग रशिया से आपने एक लिया है। देन HAL रुद्र, ये इंडिया ने खुद एक हेलीकॉप्टर बनाया। जहां भी HAL लिखा होगा ना, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जैसे रफाल के आगे लिखा होता है ना दसौल्त, तो दसौल्त कंपनी है जिसने रफाल बनाया। वैसे ही HAL कंपनी है जो इंडिया के हेलीकॉप्टर्स बनाता है, तो HAL रुद्र। देन चिनुक आपका कौन सा हेलीकॉप्टर है? यही हेलीकॉप्टर है जो डबल वो वाला है, डबल पंखे वाला हेलीकॉप्टर। ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा सामान, बहुत वेट कैरी कर सकते हो। तो ये जो चिनुक है ये हमने यूएसए से लिया है। आपको कई बार ये आसमान में दिख भी जाएगा, डबल फिन वाला हेलीकॉप्टर, राइट? वो चिनुक है, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए यूएसए से लिया है। देन रशिया वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। देन इंडिया का कौन सा खुद है? एक ध्रुव है, HAL ध्रुव, ठीक है। HAL चेतक, चीता, इंडियन नेम से आपको पता ही चल जाएगा, ध्रुव, चेतक, चीता, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर है। तेजस जो है वो फाइटर जेट है। क्लियर? तो ये आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए। क्लियर? ना दो और एसेट्स हैं हमारे जो मैं खुद डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ रटने वाला पोर्शन है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको वो मिल जाएंगे वो चीजें, ठीक है। पर हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता देता हूं क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। एक तो टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, हमारे पास कौन से टैंक्स हैं, ठीक है। हमारे पास अर्जुन टैंक है, कर्ण टैंक है, अर्जुन 2 टैंक है, आर्मर्ड व्हीकल्स है, ये आपको मिल जाएगा। और इंडिया के पास कुछ खुद के डेवलप किए हुए ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उस पर हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्लियर? ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और हमारा पूरा डिफेंस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपके लिए ये इजी रहा होगा और जो भी इसमें समझने वाली चीजें होंगी वो आपको समझ आ गई होंगी। आई होप, सिंसियरली होप दैट। पर अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू आर फ्री टू आस्क डाउट्स। आप अब यूट्यूब कमेंट्स में या हमारे पोर्टल पे कमेंट करके, जो भी हमारा डिस्कशन फोरम है हमारी ऐप और वेबसाइट पे, वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे तो आप डाउट्स पूछ ही सकते हो। Alright, I'll be really happy to entertain all your doubts. Alright, चलो फिर, that's it from my side guys. I hope you enjoyed today's lecture and I hope you'll enjoy further lectures as well. Thank you. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।